किसी नए कानून के बनने की जानकारी अक्सर आपको टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती होगी। हाल ही में एक कानून आया था जिसमें लड़कियों की उम्र शादी के लिए बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दी गई थी, जो देश के सभी जनता पे लागू होती है। आखिर हमारे लिए यह कानून कौन बनाता है और क्या इसमें लोगों की हिस्सेदारी होती है? क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी का ये थर्ड चैप्टर है और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश लगाने रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। हमारी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी ही हमारे देश को लोकतंत्र बनाती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और बहुत मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में बहुत सारे तबकों की लोगों की हिस्सेदारी है। तरह तरह के पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे उनके फैसले से असहमत तो होते थे, लेकिन उसका विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि विरोध करने पे उन्हें बहुत भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें भी बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। जो 1999 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लोग चाहते थे कि उन्हें भी विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने का मौका मिलना चाहिए। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा कि विधायिका कौन होते हैं। विधायिका विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिसे जनता द्वारा वोट देकर चुना जाता है और वो लोगों की समस्या सरकार के सामने में रखता है, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। हालांकि ब्रिटिश सरकार के समय वोट देने का अधिकार नहीं था। उस समय ना तो सभी वयस्कों को वोट दे डालने का अधिकार था और ना ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। इस स्वतंत्र देश का मतलब यह नहीं है कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का यूज़ किया गया था। उससे पहले पेपर और स्टैम्प के यूज से अक्सर इलेक्शन हुआ करते थे। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई थी, क्योंकि मतदान पत्रों की छपाई के लिए इन्हीं पेड़ों के काट के 8,000 टन कागज़ बनाना पड़ता। लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह थी कि देश का नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? तो मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इसी लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपने विधानसभा का इलेक्शन पढ़ा होगा कि विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं। हर राज्य को एक छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्र में बांटा जाता है और एक क्षेत्र से एक उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है, जो कि किसी एक पार्टी के होते हैं। वहाँ पे अन्य पार्टी के भी एक एक उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। जनता जिन्हें वोट देकर चुनती है वही विधायिका या एमएलए बनते हैं और विधानसभा में बैठ के उनकी समस्या के सरकार के सामने रखते हैं। उसी तरह लोकसभा में भी भारत को छोटे छोटे बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्र में बांटा जाता है और हर निर्वाचित क्षेत्र से एक पार्टी के एक उम्मीदवार खड़े होते हैं, जिन्हें लोग वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जो उम्मीदवार विजयी होता है वो एमपी कहलाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि हमारे लिए कानून बनाता है।
लोकसभा के वो सभी प्रतिनिधि एमपी कहलाते हैं जो इस चुनाव में जीतते हैं, चाहे वे बहुमत दल के हो या विरोधी दल के। जिन दलों को बहुमत प्राप्त होता है वे अपना सरकार बना लेते हैं, और जिन्हें बहुमत नहीं मिलता है लेकिन जनता ने उन्हें चुना है तो वो एमपी होंगे मगर विरोधी दल के, और वो भी संसद में बैठेंगे और जनता के लिए कानून बनाएंगे। और सरकार के कामों में हस्तक्षेप करना, उनके उनके कामों का हिसाब मांगना, ये विरोधी दल के एमपी का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। उम्मीद है आप विधानसभा और लोकसभा में अंतर समझ गए होंगे। ये हमारे देश की संसद है। ऊपर जो आप पहली इमेज देख रहे हैं ये भारतीय संसद की है, और दूसरी और तीसरी इमेज लोकसभा और राज्यसभा की है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन और 3 अंग होते हैं। इसके 2 सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, और 3 अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किसी भी देश का प्रेसिडेंट उस देश का प्रथम व्यक्ति होता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो कि बहुमत वाले दल का ही वरिष्ठ नेता होता है। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होता है जिस तरह की विधानसभा का चुनाव होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव के लिए देश को बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्र में बांटा जाता है, और प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। यही संसद एमपी कहलाते हैं, और सांसद के समूह मिलकर संसद बनाती है, जो हमारे लिए नियम बनाते हैं और हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। भारतीय सदन में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा के किसी भी दल को कम से कम 50% सीट यानी कि 272 सदस्य होने चाहिए। अगर 272 सदस्य नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकार बनानी होगी। बहुमत प्राप्त वाले दल को छोड़ के बाकी सभी पार्टी विरोधी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा और वित्त मंत्री विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। लोकसभा में सरकार कैसे बनती है इसको हम 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। 15वीं लोकसभा के चुनाव में, जो कि 2009 में हुआ था, इसमें किसी भी पार्टी को 50% बहुमत नहीं मिली थी। सबसे ज़्यादा वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला था। सबसे ज़्यादा सीट इन्होंने ही जीती थी, 206। लेकिन फिर भी वे सरकार नहीं बना सकते थे क्योंकि उन्हें 272 सीट चाहिए थी। तो उस समय इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, उसका परिणाम है। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली थी। क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए और इन्हें 303 मिल गई थी, तो इन्हें गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी और इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। आपको लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। इसको समझने के लिए अभी हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है, जो कि राज्य स्तर पे काम करती है, और उनका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जिनको उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। और लोकसभा में
लोकसभा केंद्र स्तर की सरकार होती है, उनका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जिसे देश के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और लोकसभा के सदस्य को एमपी कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधानसभा और लोकसभा दोनों का ही चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। उम्मीद है आप विधानसभा और लोकसभा समझ गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में।